फ्रेंड्स, कल हमने जो अपील डिस्कस की थी उसमें हमने बताया था कि सेक्शन 395 में रेफरेंस है। तो रेफरेंस में कोई विशेष प्रोविजंस नहीं है। रेफरेंस का अर्थ होता है कि जब कोई मैटर, कोई प्रोसीडिंग जब पेंडिंग हो नीचे की कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो उसे ये क्लू नहीं मिल रहा है कि पनिशमेंट क्या होगा, क्योंकि जो कोई एक्ट है या कोई ऑर्डिनेंस है उसमें कोई प्रोविजन उसे नहीं दिख रहा है कि कैसे उसको पनिशमेंट किया जाएगा। तो जहां उसे डाउट होता है, उस डाउट को रिमूव करने के लिए वो हाई कोर्ट को मैटर रेफर कर देती है कि आप हमें बताइए कि हम कैसे करें। और हाई कोर्ट अपनी जो ओपिनियन देता है उसी ओपिनियन के बेसिस पर उस मैटर को डिस्पोज करता है और हाई कोर्ट को इन्फॉर्म कर देता है। सेक्शन 395 का जो ये प्रोविजन है, इस की पेंडेंसी की ड्यूरेशन में अक्यूज्ड कहां रहेगा, बेल में रहेगा या जेल में रहेगा, यह पावर दी गई है उस कोर्ट को। वो चाहे तो उसे बेल दे, चाहे बेल न दे। ध्यान रहे कि आप देखेंगे कि दो तरीके का बेल होता है, एक तो मैंडेटरी बेल और दूसरा मैंडेटरी मींस कंपल्सरी बेल और दूसरा ऑप्शनल बेल। ऑप्शनल बेल वो बेल होता है जहां कोर्ट को पावर होती है कि वो बेल को रिफ्यूज कर सकती है। इसका मतलब ऐसे सारे जो बेल्स हैं जहां सेशन जज को, हाई कोर्ट को या मजिस्ट्रेट को उसे रिफ्यूज करने की पावर होती है, उसे ऑप्शनल बेल कहते हैं। वो चाहे तो बेल दे चाहे न दे। और इसका दूसरा नाम है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का यह अर्थ नहीं होता कि कंसर्न्ड जुडिशियल ऑफिसर को बेल ग्रांट करने की पावर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि वो बेल डिस्क्रिशनरी है, वो चाहे दे या न दे। तो सीआरपीसी में हम यही डिस्कस कर दे रहे हैं बेल के बारे में। सीआरपीसी में दो तरह की प्रोविजन बेल को लेकर के है। एक तो जहां बेल देना कोर्ट का कंपल्सन है, उसे बेल देना ही होगा। तो पहला जहां कंपल्सरी बेल होती है सेक्शन 167 में, उसे कहते हैं 167 की बेल। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, अक्यूज जुडिशियल रिमांड पर होता है, जुडिशियल कस्टडी में होता है, और हमने बताया था आपको कि 30 डेज और 90 डेज का पीरियड होता है। उस पीरियड में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो अक्यूज इज इंटाइटल्ड टू बी ग्रांटेड द बेल। तो यहां पर अगर ये 30 दिन या 90 दिन का पीरियड क्रॉस कर जाता है तो मजिस्ट्रेट को भी पावर नहीं होती कि उसे जेल में रखे। और अगर अक्यूज डिमांड करता है बेल की, तो बेल देना कोर्ट के लिए कंपलसरी है, मजिस्ट्रेट के लिए कंपलसरी है। यह पहला प्रोविजन है जहां बेल देना एक नेसेसिटी है। कोर्ट इज बाउंड टू ग्रांट द बेल, उसे कहते हैं बेलेबल ऑफेंसेस। एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी है सेक्शन 436 में। 436 में जिन ऑफेंसेस को बेलेबल जब यहां करते हैं 436 के बाद, तो 436 से लेकर के 439 तक के जो चैप्टर बेल के हैं वो चैप्टर 33 में आएगा। अब यहां पर चैप्टर 33 में दो तरह की बेल हो गई। एक तो 436 में हो गई जहां बेल देना कोर्ट के लिए कंपलसरी होगा, और कहां कंपलसरी होगा, कहां नहीं कंपलसरी होगा, कहां कोर्ट बाउंड होगा, कहां नहीं बाउंड होगा, ये सब फर्स्ट शेड्यूल जब आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो 436 में बेल देना कंपलसरी है अगर ऑफेंसेस बेलेबल है तो एक तो कंपलसरी बेल मिलती है सेक्शन 167 में, दूसरी कंपलसरी बेल मिलती है सेक्शन 436 सीआरपीसी में चैप्टर 33 में। एक तीसरा प्रोविजन भी है जहां बेल देना कोर्ट के लिए
कंपल्सिव है वो है सेक्शन 389 क्लास 3। 389 क्लास 3, 389 में 3 प्रोविजंस हैं, जिसमें 389 क्लास 3 में ये प्रोविजन है कि अगर जो अक्यूज के लिए पनिशमेंट हुआ है वो पनिशमेंट 3 महीने से कम है और अपील के लिए टाइम चाहता है, तो लोअर कोर्ट उसे अपील के लिए टाइम दे सकती है। टाइम दे सकती है, नहीं देगी। अगर कोर्ट को यह सेटिस्फेक्शन हो जाए कि वो जो टाइम चाह रहा है वो अपील के लिए चाह रहा है, अगर अपील के लिए टाइम मांग रहा है, तो ऐसे में कोर्ट जो कन्विक्शन करती है उसे बेल देना कंपल्सरी होगा। बाकी 2 प्रोविजन में 389(1)(2) में ये पावर दी गई है सुपीरियर कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट को, लेकिन 389 क्लास 3 में ये पावर दी गई है उस कोर्ट को जो कोर्ट कन्विक्शन करता है। ये 3 प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में जहां पर कि बेल ग्रांट करना ऑप्शनल नहीं है, कोर्ट के लिए कंपल्सरी है, चाहे कोर्ट हो चाहे पुलिस हो। तो 167, 436 और 389 क्लास 3। इसके अलावा जितनी भी बेल होती है वो सब ऑप्शनल बेल होती है। तो ऑप्शनल बेल सेक्शन 437 में हुई। 437 में मजिस्ट्रेट चाहे बेल दे चाहे ना दे, इसे कहते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन में वीमेन है, 14 साल से कम बच्चा है, डिसेबल्ड पर्सन है, सिक पर्सन है, उनमें वो बेल ग्रांट करना कंपल्सरी होगा, बशर्ते कि जो ऑफेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस से पनिशेबल ना हो। तो 437 में यह पावर मजिस्ट्रेट को ग्रांट कर दी जाती है, वो बेल दे चाहे न दे। अब इसके अलावा 439 में मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट बेल नहीं ग्रांट करती और बेल का न तो रिवीजन होता है न तो बेल का अपील होती है, क्योंकि हमने देखा था कि बेल इज एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जहां जब प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज को कोई रेमेडी दी जाए ताकि जस्टिस ना हो, तो बेल की रेमेडी उनमें से एक रेमेडी है, क्योंकि बेल एक ऐसा फिनोमेना है जो किसी फैक्ट इशू से, प्रोसीडिंग्स के डायरेक्ट डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है, ये अलग कोलैटरल रेमेडी है। तो ये रेमेडी ऐसी रेमेडीज को कहते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। ये ऑर्डर है, जजमेंट तो हो नहीं सकता। तो जब लोअर कोर्ट रिफ्यूज कर देता है, बेल की अपील नहीं हो सकती, बेल का रिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का रिवीजन हो नहीं सकता, अपील इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई जजमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में पिटिशनर जो अग्रीव्ड है, जो जेल में बंद है, वो अगर चाहे तो सेशन कोर्ट के पास जाए। सेक्शन 439 में 439 में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों को अनलिमिटेड पावर होती है ग्रांट, बेल ग्रांट करने की, उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो जो 437 में जो लिमिटेशन, जो सीलिंग, जो रिस्ट्रिक्शन मजिस्ट्रेट पर है बेल ग्रांट करने से रिलेटेड, वो रिस्ट्रिक्शन 439 में नहीं है। तो 439 में वो बेल ग्रांट हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो 439 का प्रोविजन है उसका कोई लिंक 437 से नहीं है। जो बेल ग्रांट करेगा सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, वो इंडिपेंडेंट बेल होगी। वो बेल कंडीशनल भी हो सकती है, नॉन कंडीशनल भी हो सकती है। कोई भी बेल या तो कंडीशनल होगी या नॉन कंडीशनल होगी, या विद सिक्योरिटी होगी या विदाउट सिक्योरिटी होगी। यहां थोड़ा अंतर हम बता दें एक चीज, बेल एंड बॉन्ड, क्योंकि चैप्टर 33 में दोनों ही प्रोविजन आए हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट आए हैं, बेल एंड बॉन्ड। बेल एंड बॉन्ड दोनों साथ लिखा जाता है। तो बेल का अर्थ होता है हमें कीचड़ से निकालो। आप देखिए तमाम कहते हैं बेल आउट पैकेज, जब बैंक्स कोलैप्स कर रहे होते हैं, कोरोना वायरस के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो मांगती में बेल आउट पैकेज, मतलब हमें इस मुसीबत से निकालिए। तो जो बेल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है जूस का कॉन्सेप्ट था। ये जूस का मतलब ये हुआ कि इजराइल
का प्रोविजन था। इसका अर्थ होता जब आप कीचड़ में फंस जाए कोई आपको पकड़ के निकाले। तो ये जो बेल है, बेल के प्रोविजन 439 में जो दिए गए हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को दोनों को दिए गए हैं। 437 को मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं और मजिस्ट्रेट पर रिस्ट्रिक्शन भी थोड़ा बहुत इंपोज कर दिया गया है। तो अब यहां बेल जब आप मांगते हैं तो बेल विद सिक्योरिटी और बेल विदाउट सिक्योरिटी। तो बेल का अर्थ होता है हमें कोई छुड़ाए जब हम खुद नहीं छूट सकते, जब खुद मेरी औकात नहीं है, जब कोर्ट हमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देती, हमें हमारे स्टेटस को रिकॉग्नाइज नहीं करती, कहती तुम्हारा क्या भरोसा, भाग जाओगे। तो जब हम किसी थर्ड पर्सन को बुलाते हैं कि मेरी गारंटी ले, उसे कहते हैं बेल। अब जो गारंटर होगा, कोर्ट कहती भाई तुमको तुम बहुत नहीं जानते, कल तुम ही भाग जाओ तो क्या होगा, तो उसको कहते हैं बेल विद सिक्योरिटी। कहता कोई सिक्योरिटी दो, मकान का कागज दे दो, एनएससी दे दो, कोई प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल कोर्ट में जमा कर दो, उसे कहते हैं बेल विद सिक्योरिटी। और जब कोई आदमी बेल लेता है, कहता चलिए मैं हूं, मेरे बिहाफ दे दीजिए, और कोर्ट आपका बिलीव करता है चलिए ठीक है आपका कोर्ट में आना ही और किसी की गारंटी लेना ही बहुत बड़ी बात है, उसे कहते हैं बेल विदाउट सिक्योरिटी। ये हुआ बेल। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जब हम अपनी गारंटी पे खुद छूटते हैं, कोई डॉक्यूमेंट होता है, बॉन्ड पेपर पर हम साइन कर देते हैं कि मैं ये इंश्योर करता हूं कोर्ट को कि पार्टिकुलर डेट पर, पार्टिकुलर टाइम पर जब भी कोर्ट हमें बुलाएगी हम प्रेजेंट होंगे, उसे कहते हैं बॉन्ड। तो बेल और बॉन्ड में बेसिक डिफरेंस यही है कि बॉन्ड में जो अरेस्टी होता है या जिसे अरेस्ट हम करते हैं वो अपनी गारंटी खुद लेता है, जबकि बेल में हमारी रिलीज करने के लिए जो कंडीशन होती है वो किसी और की गारंटी होती है। इन दोनों ही केसेस में बॉन्ड विद सिक्योरिटी हो सकता है, बेल विद सिक्योरिटी हो सकता है। बॉन्ड विद सिक्योरिटी में कोर्ट कह सकता है आप अपनी गारंटी दीजिए, अपना पेपर दीजिए, अपने मकान का पेपर दे दीजिए, उसे कहते हैं बॉन्ड विद सिक्योरिटी। और जब थर्ड पर्सन हमारी गारंटी लेता है उसे कहते हैं बेल विद सिक्योरिटी। अंतर दोनों होता है। तो ऑप्शनल बेल, डिसीजन, इसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी बेल। कोर्ट का डिसीजन होता बेल ग्रांट करे या न करे। तो डिस्क्रिशनरी बेल का पहला प्रोविजन है सेक्शन 437 में, दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 439 में। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सेक्शन 395, सेक्शन 397 में हम आते हैं तो कोर्ट को बेल ग्रांट करने की डिस्क्रिप्शन होती है। सेक्शन 209 में, सेक्शन 309 में, ये इन प्रोविजंस में कोर्ट को डिस्क्रिप्शन होता है कि बेल दे या न दे। तो कंपल्सरी बेल केवल सेक्शन 167 में है और 436 में है और सेक्शन 389 क्लास 3 में है। अब एक इन दोनों के बीच में जो एक बेल होती है उसे कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल। तो एंटिसिपेटरी बेल कोई बेल नहीं होती, ये नाम ही गलत इसका है, ये मिसनोमर है। क्योंकि बेल तो तभी होगी जब आप अरेस्ट होंगे, तभी आप क्लेम कर सकते हैं डिमांड की। तो जो एंटिसिपेटरी बेल होती है 438 की जो बेल होती है वो भी देने की पावर केवल हाई कोर्ट को होती है और या सेशन कोर्ट को होती है। अगर आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो सेशन कोर्ट के पास नहीं आ पाएंगे, सेशन कोर्ट के पास जाएंगे तो हाई कोर्ट के पास नहीं आ पाएंगे। तो एंटिसिपेटरी बेल कब होती है? एंटिसिपेटरी बेल तब होती है जो एडवांस में दी जाती है किसी को, कि जब कभी पुलिस या कोर्ट का ऑर्डर हो कि इन्हें अरेस्ट किया जाए, तो एडवांस में उस व्यक्ति को इस ग्राउंड पर बेल और ऑफेंस कॉग्निजेबल हो, नॉन बेलेबल हो, उसे लगता है कि ये लोग मुझे अरेस्ट करा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, रेवली हो सकती है, तो ऐसे पर्सन को सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से प्लीड करने की रिटन में पावर होती है कि हमें
एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया जाए, ताकि कभी जब ऑर्डर हमारे अरेस्ट का पुलिस लेकर के आए या वारंट, देखिए जो बेल होती 438 की, अगर वारंट ऑफ अरेस्ट है तो नहीं होगी। ये केवल उन कंडीशन में होती है जब पुलिस को अरेस्ट करने की पावर है विदाउट वारंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात होती है, क्योंकि अगर वारंट होगा तो कोर्ट का वारंट होगा, किसी अथॉरिटी का वारंट होगा, तो किसी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ अगर वारंट ने अगर आपके खिलाफ वारंट दिया है, उसके खिलाफ एंटिसिपेटरी बेल आप नहीं ले सकते। एंटिसिपेटरी बेल को केवल तभी ले सकते हैं जब पुलिस आपको गिरफ्तार करे, वारंट विदाउट अरेस्ट विदाउट वारंट हो। तो एंटिसिपेटरी बेल जब आपको मिलती है तो जब तभी मिलती है जब अरेस्ट करने का ऑर्डर हो जाए। अरेस्ट करने का ऑर्डर होने के बाद आप पेपर दिखाएंगे कि देखिए मेरे पास एंटिसिपेटरी बेल है, तब आपको अरेस्ट नहीं होगा। एक मिनिमम पीरियड होता है, तो कोर्ट आपको इंटरिम बेल देती है। पहले नहीं था, 2005 में अमेंड कर दिया गया कि मैक्सिमम आपको 7 डेज की एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती, 3 to 7 डेज की। इसके बाद नोटिस जाती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जाती है, एसएसपी को जाती है, अक्यूज को जाती है, जिसको बेल ग्रांट किया उसको जाती है। और अगर कोर्ट को लगता है इसे और बढ़ा दिया जाए तो कोर्ट फर्दर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। और कोर्ट को लगता है कि इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फाइनल हियरिंग हो जाती है वहां एंटिसिपेटरी बेल का जो पर्पस है लगभग खत्म हो जाता है। कोर्ट जनरली एंटिसिपेटरी बेल तब तक के लिए रखती है जब तक कि सबको सुन लगे। एंटिसिपेटरी बेल तो यूपी में हटा दिया गया था, अब यूपी में भी ला दिया गया है। वेस्ट बंगाल में रिस्ट्रिक्टेड था पहले भी, आज भी रिस्ट्रिक्टेड है। बिना दूसरी पार्टी को सुने वेस्ट बंगाल में बेल मिलती नहीं थी, कभी पहले भी नहीं मिलती थी। और अब यहां पर क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल पार्टी को सुने बिना दी जाती है, प्रोसिक्यूशन को, इसलिए वो इंटरिम दी जाती है। और सबको सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है इन्हें एंटिसिपेटरी बेल देने की और जरूरत है, दे सकती है। नहीं तो बेल का जो पर्पस जब खत्म हो जाता है, जब हियरिंग हो जाती है, सभी पार्टी कोर्ट में आ जाती हैं, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। और अगर पुलिस उसे अरेस्ट ना करे, ये इंश्योर करना है, उसे ऑर्डिनरी बेल में जाना पड़ता है। तो ऑर्डिनरी बेल जैसे मैंने बताया कि 439 में जाएगा, 437 में जाएगा वो, क्योंकि 438 का एक लिमिटेड पर्पस है, किसी को प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट दी इविल, अगेंस्ट दी पॉलिटिकल राइवलरीज, एनमिटीज। क्योंकि अगर आप ऑफेंडर हैं या अक्यूज्ड हैं तब तो आपका ट्रायल होगा, और उस ट्रायल के बीच के लिए आपको ऑर्डिनरी बेल दी जाती है 439 में या 437 में। तो दोनों के साथ जनरली कंडीशन आप अक्सर देखते होंगे, आप पासपोर्ट जमा कर दीजिए, आप कंट्री छोड़ के जा नहीं सकते, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे केसेस डेली पेपर में आते रहते हैं। और अगर कोर्ट कंसीडर करती है, देखिए बेल का प्रोविजन चाहे डिस्क्रिशनरी हो चाहे कंपलसरी हो। अगर कंपलसरी है तो बाहर आप नहीं, और अगर आप बाहर हैं भी तो आपका कंडक्ट अगर बेल की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता, जो बेल की कंडीशन फुलफिल नहीं करते, पता लगे बेल भी छोटे, 2 चोरी और कर दी, 2 मर्डर और कर दिया, तो बेल कैन बी कैंसिल, जिसे कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल। जिस कोर्ट को बेल देने की पावर होती है, तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर मजिस्ट्रेट ने बेल ग्रांट की है, उसे कैंसिल करने की पावर केवल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को होगी। तो कैंसिलेशन ऑफ बेल केवल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास होती है, जबकि बेल ग्रांट करने की पावर मजिस्ट्रेट के पास भी होती है। तो मोटे तौर पर हमने डिस्कस किया बेल के प्रोविजंस, और बेल जैसे मैंने कहा डिस्क्रिशनरी है। कभी कभी कोर्ट किसी को गलत भी बेल दे देती है क्योंकि डिस्क्रिशनरी है, फिर बाद में अरेस्ट होता है। तो जैसे बेल का पीरियड खत्म होता है वैसे पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, और बेल तभी मिलता है जब अरेस्ट विदाउट वारंट हो, अरेस्ट विद वारंट न हो। थैंक यू। यहां मैं इस टॉपिक को इसलिए खत्म कर रहा हूं कि यह कंप्लेंट है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहां पर खत्म कर रहा हूं। थैंक यू।